कल्पना कीजिए कि किसी बहुत बड़े, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में किसी को वाइस प्रिंसिपल या उप प्रधानाचार्य बनाया जाता है। हाँ, सुनने में तो काफी भारी भरकम पद लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठता है, उसे बताया जाता है कि देखिए, आपका नाम तो वाइस प्रिंसिपल है, लेकिन आपका रोज का काम, आपकी पूरी जिम्मेदारी और यहां तक कि आपकी जो सैलरी है, वो सिर्फ अनुशासन समिति के प्रमुख के तौर पर काम करने के लिए मिलेगी। अरे, मतलब पद का नाम कुछ और असल काम कुछ और। एग्जैक्टली। वाइस प्रिंसिपल होने के नाते ना तो कोई अलग काम है और न ही कोई अलग से वेतन। ये तो किसी बहुत ही अजीब सी कॉर्पोरेट पॉलिसी जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं है। भारतीय संविधान में देश के दूसरे सबसे बड़े पद यानी भारत के उपराष्ट्रपति, उनकी सच्चाई कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमारे सामने जो स्रोत है, जो हमने भारतीय राजव्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के नोट्स लिए हैं, जो अक्सर एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए जाते हैं, वो इसी दिलचस्प विरोधाभास को बहुत गहराई से समझाते हैं। राइट। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में, या कहें कि इस डीप डाइव में, हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों या अनुच्छेदों को रटना नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान निर्माताओं ने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सही बात है, क्योंकि अक्सर जब हम किसी बड़े संवैधानिक पद का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि नाम से ही उनका काम तय होता होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में जो सतह पर दिखता है, असलियत उससे काफी परतदार है। तो चलिए सीधा अनुच्छेदों पर आते हैं। इन पॉलिटी नोट्स का जो सबसे पहला और बेसिक फैक्ट है, वो है अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63, जो बहुत ही सिंपल शब्दों में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बस इतनी सी बात। हाँ, संविधान ने बस एक पद बना दिया। एग्जैक्टली। लेकिन असली कहानी, जो असली ट्विस्ट है, वो इसके ठीक बाद वाले अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 64 में, राइट? हाँ, अनुच्छेद 64 पूरी तस्वीर पलट देता है। इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को। बिल्कुल। मतलब नोट्स में जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगी, वो ये कि उन्हें जो 4 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है, वो उपराष्ट्रपति होने की नहीं मिलती। हाँ, वो सैलरी उन्हें पूरी तरह से राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने के लिए दी जाती है। मतलब ये तो वही वाइस प्रिंसिपल वाली बात हो गई ना, चुने गए किसी और नाम से और रोज का काम और सैलरी किसी और चीज की। इसे समझने के लिए हमें इस पदेन या जो एक्स ऑफिशियो शब्द है, इसका असल मतलब समझना होगा। तो लीगल भाषा में इसका क्या मतलब होता है? देखिए, पदेन का सीधा सा अर्थ है पद के कारण या बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस। ओके। तो जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप सभापति बन जाएगा? बिल्कुल। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा, वो उसी सेकंड से ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन मान लिया जाएगा। अरे वाह, ये तो एक तरह का इनबिल्ट सिस्टम हो गया। हाँ, और जहां तक सैलरी की बात है, तो संविधान बनाने वालों के सामने बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या थी। कैसी समस्या? सोचिए, नॉर्मल सिचुएशन में उपराष्ट्रपति के पास कोई एग्जीक्यूटिव काम नहीं होता। हाँ, सही है। वो कोई मंत्री तो होते नहीं है। एग्जैक्टली। ना वो कोई मंत्रालय संभाल रहे हैं, ना सरकार के रोज के फैसलों में उनका कोई दखल है। तो इतने बड़े अधिकारी को बिना किसी काम के कैसे बैठाए रखते? राइट। खाली बैठाना तो ठीक नहीं होता। बस इसीलिए उन्हें संसद के अपर हाउस यानी राज्यसभा को चलाने की सबसे अहम जिम्मेदारी दे दी गई। ये तो बहुत ही लॉजिकल सोच है। मतलब आपको एक पोस्ट के लिए चुना, लेकिन रोजमर्रा के काम के लिए एक दूसरी कुर्सी पर बैठा दिया। अच्छा, इन स्रोतों में एक और बहुत सख्त शर्त लिखी है कि उपराष्ट्रपति किसी अन्य लाभ के पद पर यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं रह सकते। बिल्कुल। और एक और भारी भरकम टर्न है इसमें कि उनकी सैलरी भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होती है। हाँ, अक्सर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोग इन शब्दों को बस रट लेते हैं बिना मतलब समझे। वही तो। मतलब संचित निधि पर भारित होने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? देखिए, किसी भी सैलरी के संचित निधि पर भारित होने का मतलब है कि उस सैलरी पर संसद में बजट के दौरान कोई वोटिंग नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब उस पर बहस नहीं होगी? बहस हो सकती है, लेकिन उसे कम या ज्यादा करने के लिए वोटिंग नहीं हो सकती। आमतौर पर क्या होता है, सरकार के बाकी खर्चों पर संसद में वोटिंग होती है। राइट। लेकिन क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं, वो एक अंपायर हैं, इसलिए उनकी सैलरी को इस पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया। ओ, समझ गया।
अगर अंपायर की सैलरी ही खिलाड़ियों के वोट पे डिपेंड करेगी तो वो निष्पक्ष फैसले कैसे लेगा? एग्जैक्टली राजनीतिक दबाव और ब्लैकमेल से बचाने के लिए ही ये सुरक्षा दी गई है। क्या बात है। और लाभ के पद पर ना होने वाली शर्त भी इसीलिए है। जो इंसान हाउस का रेफरी है उसका कोई अपना बिजनेस या सरकारी ठेका नहीं होना चाहिए, वरना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये क्लैरिफिकेशन इस पूरी व्यवस्था को बहुत लॉजिकल बना देता है। तो अब तक हमने देखा कि एक इंसान उपराष्ट्रपति बना, लेकिन रोज राज्यसभा जा रहा है, वहीं का काम कर रहा है और वहीं की सैलरी ले रहा है। हाँ। तो यार दिमाग में ये सवाल आता है कि फिर इस उपराष्ट्रपति वाले टैग की जरूरत ही क्या है? बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब उन्हें सिर्फ राज्यसभा का सभापति ही क्यों नहीं बुलाते? और यहीं पर हमारे नोट्स हमें अनुच्छेद 65 यानी आर्टिकल 65 की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। जो इस पद का असली वजूद बताता है। हाँ। ये वो प्रोविजन है जो इस इंसान को एक इंतजार करने वाले राष्ट्राध्यक्ष में बदल देता है। सही कहा। मुझे तो ये बिल्कुल थिएटर के उस अंडरस्टडी एक्टर की तरह लगता है। अंडरस्टडी मतलब जो बैकअप एक्टर होता है। हाँ, जो रोज स्टेज के पीछे रहता है या कोई बहुत छोटा सा रोल करता है, लेकिन उसे मेन हीरो के सारे डायलॉग याद रखने पड़ते हैं। हाँ। क्योंकि अगर किसी दिन मेन हीरो बीमार पड़ गया या स्टेज पर नहीं आ पाया तो शो कैंसिल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। उस बैकअप को तुरंत हीरो के कपड़े पहनकर स्टेज पर आना होता है, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। राजनीति के इस विशाल मंच पर भी हमारा देश एक सेकंड के लिए भी बिना राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ स्टेट के नहीं रह सकता। अनुच्छेद 65 इसी शो मस्ट गो ऑन का संवैधानिक रूप है। तो मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं है तो हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, चाहे मृत्यु की वजह से या इस्तीफे की वजह से या महाभियोग से उन्हें हटा दिया गया हो, तो सत्ता में कोई शून्यता, कोई वैक्यूम नहीं आना चाहिए। राइट, देश खाली नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। ऐसे इमरजेंसी हालात में उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और उस पल वो राज्यसभा का काम छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो सीधा देश के सर्वोच्च पद को संभाल लेते हैं। और नोट्स में ये बहुत साफ लिखा है कि ये कोई नाम मात्र का रोल नहीं है। जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, सारी उन्मुक्तियां यानी इम्यूनिटीज, सब कुछ मिलता है। हाँ, मतलब वो जो भी कागज साइन करेंगे, जो भी फैसले लेंगे, उनकी लीगल वैल्यू एक रेगुलर राष्ट्रपति के फैसलों के बराबर ही होगी। क्या बात है। मतलब वो सिर्फ खाली कुर्सी नहीं भर रहे, वो असल में उस वक्त देश के सबसे पावरफुल इंसान बन जाते हैं। और एक और दिलचस्प बात बताऊं। हाँ, बताइए। इस दौरान उन्हें जो सैलरी और भत्ते मिलते हैं वो भी राष्ट्रपति वाले ही मिलते हैं, राज्यसभा वाले नहीं। ओ, मतलब सैलरी भी अपग्रेड हो जाती है। हाँ, ताकि कार्यवाहक राष्ट्रपति खुद को किसी भी तरह से कमजोर या टेम्परेरी ना समझें। दुनिया के सामने वो भारत को पूरी तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन इन नोट्स में एक बहुत ही तगड़ा प्लॉट ट्विस्ट भी है। अच्छा, कौन सा? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नेशनल क्राइसिस आ गया, राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो गया, और उसी वक्त किसी वजह से उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है। मान लीजिए उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो। ये बहुत रेयर सिचुएशन है, लेकिन असंभव नहीं है। वही तो ऐसी हालत में जब दोनों टॉप पोस्ट खाली हों, तब देश कौन चलाएगा? यहीं पर संविधान बनाने वालों की और बाद में हमारी संसद की दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने प्लान बी के फेल होने पर एक प्लान सी भी रेडी रखा था। हमारे राज व्यवस्था के नोट्स बताते हैं कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं। अरे वाह, ये फैक्ट अपने आप में बहुत रोमांचक है। बिल्कुल है। मतलब ये तो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बीच का एक बहुत ही रेयर संगम हो गया। सही कहा। आमतौर पर इन दोनों को एक दूसरे से एकदम अलग रखा जाता है। हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर्स। लेकिन देश को बचाने के लिए सबसे सीनियर जज को सरकार के टॉप पद पर बिठाने का रूल बना दिया गया। हाँ, ताकि देश का शासन कभी रुके ना। ये इस बात की गारंटी है कि भारत कभी भी लीडरलेस नहीं होगा। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना मजबूत बनाया गया है। बिल्कुल। लेकिन अब जब हमने ये इमरजेंसी वाली पावर समझ ली है, तो चर्चा थोड़ी सी मुड़ती है। किस तरफ? अगर इस इंसान को किसी भी दिन देश का राष्ट्रपति बनना पड़ सकता है, तो जाहिर है कि उस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत परखा हुआ होना चाहिए। राइट, मतलब कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति और उनका चुनाव कैसे होता है। एग्जैक्टली। तो स्रोतों के इस अगले हिस्से में क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, और यहाँ मुझे कुछ चीजें बड़ी विरोधाभासी लगी। जैसे कि
देखिए, शर्तें तो सिंपल लगती हैं। भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और कोई लाभ का पद ना हो। लेकिन एक शर्त जो बहुत ध्यान खींचती है वो ये कि उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत लॉजिकल भी है। हाँ, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए नोट्स में एक फैक्ट है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो 1952 से 62 तक पूरे 10 साल इस पद पर रहे। हाँ, वो लगातार 2 बार चुने गए थे। लेकिन मेरा जो मेन सवाल है, या कहें कि जो लॉजिकल डाउट है, वो चुनाव की प्रक्रिया पर है। बताइए। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं आकर सबसे ज्यादा उलझते हैं। आपको क्या विरोधाभास लगा? डाउट यह है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही देश के इतने बड़े पद हैं और एक दूसरे की जगह ले सकता है, तो दोनों के इलेक्शन के तरीके में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? अच्छा, आप इलेक्टोरल कॉलेज के डिफरेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, नोट साफ कहते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को, मतलब विधायकों को या एमएलएस को, पूरी तरह बाहर रखा गया है। बिल्कुल। ये बात गले नहीं उतरती यार। अगर कल को यही इंसान देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, तो यूपी, महाराष्ट्र या तमिलनाडु के विधायकों को यह तय करने का हक क्यों नहीं है कि उनका अगला प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? ये डाउट बहुत नेचुरल है। और एक और बात, राष्ट्रपति चुनाव में संसद के जो नॉमिनेटेड या मनोनीत सदस्य होते हैं वो वोट नहीं दे सकते। सही बात है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इन मनोनीत सदस्यों को वोट देने की पूरी छूट है। ये भेदभाव क्यों? देखिए, इसका जवाब सिर्फ फैक्ट्स रटने से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें वापस उसी बात पर जाना होगा कि इस पद की असली रोजमर्रा की नौकरी क्या है। मतलब राज्यसभा का सभापति होना। एग्जैक्टली। संविधान निर्माताओं ने यही लॉजिक दिया था। राष्ट्रपति पूरे देश का प्रमुख होता है। वो सिर्फ केंद्र का नहीं, बल्कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में सारे राज्यों को भी रिप्रेजेंट करता है। राइट। इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों के एमएलए वोट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उपराष्ट्रपति का रोज का मेन काम क्या है? क्या वो राज्यों के प्रशासन में कुछ करते हैं? नहीं, उनका काम तो सिर्फ राज्यसभा के अंदर ही सीमित है। सही कहा। उनका लगभग इकलौता रेगुलर काम संसद के अपर हाउस को चलाना है। अब क्योंकि उनका काम संसद भवन की चारदीवारी के अंदर ही है, तो ये तय किया गया कि सिर्फ संसद के लोग ही अपने इस पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चुने। मतलब राज्यों के विधायकों का राज्यसभा के रोज के कामकाज से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए उन्हें इस इलेक्शन से बाहर रखना पूरी तरह प्रैक्टिकल था। ये लॉजिक तो बहुत सॉलिड है। मतलब आप हमारे घर के यानी संसद के अंपायर बनने जा रहे हैं, तो सिर्फ हमारे घर के लोग ही वोट करेंगे। एग्जैक्टली। पड़ोसी राज्यों को दखल देने की क्या जरूरत है? लेकिन वो जो मनोनीत सदस्यों वाला पेज था, उसका क्या? वो भी बहुत सीधा सा तर्क है। उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में बाहर और उपराष्ट्रपति चुनाव में अंदर क्यों रखा? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्यों को इसलिए रोकते हैं क्योंकि उन्हें खुद राष्ट्रपति ने ही तो मनोनीत किया होता है। अच्छा, हाँ। अब सोचिए, जिसने आपको नौकरी दी है, आप उसी के इलेक्शन में वोट डालेंगे, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा केस हो जाएगा ना। बिल्कुल। इससे तो इलेक्शन की फेयरनेस पर ही सवाल उठ जाएंगे। राइट। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कोई टकराव नहीं होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी को नॉमिनेट नहीं करता। समझ गया। और चूंकि चुनाव सिर्फ संसद तक सीमित है और मनोनीत सदस्य भी संसद के उतने ही वैलिड मेंबर हैं जितने चुने हुए मेंबर, तो उन्हें भी अपने चेयरमैन को चुनने का पूरा हक है। अमेजिंग। ये देखना बहुत ही अद्भुत है कि कैसे हर एक नियम एक दूसरे से ऐसे गूंथा हुआ है। हाँ, कोई भी रूल ऐसे हवा में नहीं बनाए। हर क्या के पीछे एक बहुत ही सॉलिड क्यों मौजूद है। चलिए, अब इस लॉजिकल सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इंसान के पास योग्यता थी, संसद ने उसे चुन भी लिया और उसने अपनी डेली और इमरजेंसी दोनों ड्यूटीज समझ ली। राइट। अब बात आती है कि यह सफर खत्म कैसे होता है। नोट्स में इसके कार्यकाल, विवाद और विदाई के भी बड़े रोचक पॉइंट्स हैं। कार्यकाल तो बहुत क्लियर है। उपराष्ट्रपति का टर्म जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 साल का होता है। लेकिन इन 5 सालों की शुरुआत और एंडिंग में एक बहुत ही खूबसूरत सिमेट्री या सम्मिति दिखती है। कैसे? स्रोतों के हिसाब से उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। बिल्कुल। और अगर 5 साल पूरे होने से पहले उन्हें इस्तीफा देना हो तो वो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। मतलब जहां से सफर शुरू हुआ उसी दरवाजे पर आके खत्म भी होता है। ये जो सिमेट्री है ना, ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की यानी संवैधानिक पदानुक्रम को सेट करती है। अच्छा, कैसे? राष्ट्रपति देश के फर्स्ट सिटीजन हैं, टॉप बॉस हैं, तो ये बहुत नेचुरल है कि उपराष्ट्रपति उन्हीं के सामने शपथ लें और उन्हीं को इस्तीफा दें। राइट, मेक सेंस। लेकिन इस्तीफे के अलावा एक और तरीका है जिससे ये सफर खत्म हो सकता है। और वो है?
पद से हटाया जाना। ओह, रिमूवल। हाँ, और यहाँ आकर फिर से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच का अंतर बहुत लाउड हो जाता है। हाँ, ये हिस्सा मेरा काफी ध्यान खींच रहा था। मोत्स बताते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह वो जो बहुत ही जटिल महाभियोग या इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं पड़ती। मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लंबी जांच होती है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बस राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और लोकसभा की सिर्फ नॉर्मल सहमति चाहिए। हाँ, बस सिंपल एग्रीमेंट। ये प्रोसेस इतना आसान क्यों रखा गया? क्या ये इतने बड़े पद की गरिमा के खिलाफ नहीं है? इसे पद की गरिमा के खिलाफ नहीं, बल्कि पद के नेचर के हिसाब से देखिए। मतलब ये रीजन फिर से उसी दोहरी भूमिका वाले लॉजिक पे जाता है। प्रैक्टिकली ये इंसान नॉर्मल दिनों में देश का प्रमुख नहीं है, वो मेनली सिर्फ राज्यसभा का चेयरमैन है। राइट। इसीलिए उन्हें हटाने के लिए उस बहुत ही हार्डकोर इम्पीचमेंट प्रोसेस को लगाना जरूरी नहीं समझा गया जो एक हेड ऑफ स्टेट के लिए होता है। समझ गया। और इस प्रोसेस में एक और बात बहुत नोटिस करने वाली है। क्या? कि उन्हें हटाने की जो शुरुआत है, जो प्रस्ताव है, वो हमेशा और सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू हो सकता है। लोकसभा कभी भी इसे इनिशिएट नहीं कर सकती। और ये सबसे लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। उनका रोज का उठना बैठना सारा काम उसी हाउस के मेंबर्स के साथ होता है। हाँ। तो ये तय करने का पहला हक भी उसी हाउस का होना चाहिए कि उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी कुर्सी पर रहे या नहीं। बिल्कुल सही बात है। मतलब जिस घर के आप मुखिया हैं, पहले उसी घर के लोग तय करेंगे कि आपके लीडरशिप पर उन्हें भरोसा है या नहीं। एग्जैक्टली। जो हाउस वो चलाते हैं वही रेजोल्यूशन लाता है। और दूसरे घर के लोग यानी लोकसभा वाले वो तो बस बाद में उस फैसले पर अपनी मुहर लगाते हैं कि हाँ भाई ठीक है। हाँ, लोकसभा बस एक पुष्टिकर्ता या रेटिफायर का काम करती है वहाँ। क्या कमाल का सिस्टम है। और अगर इस पूरे इलेक्शन या प्रोसेस में कोई विवाद हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो, तो उसके निपटारे के लिए भी बहुत सख्त व्यवस्था है। बिल्कुल। देश के इतने टॉप लेवल के पदों पर विवाद हो तो किसी आम अदालत या चुनाव आयोग पर डिपेंड नहीं रह सकते। राइट। हमारे स्रोत क्लियर करते हैं कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी इनके चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही फाइनल होगा। हाँ, एकदम फाइनल। ये चीज शो करती है कि इन सेंसिटिव पोस्ट्स को लेकर कोई फालतू की पॉलिटिक्स या निचली अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई ना चले। सीधा सबसे बड़ी अदालत फैसला करेगी तो निष्पक्षता भी होगी और स्पीड भी। बिल्कुल सही कहा। तो यार, इस पूरी चर्चा से जो पिक्चर सामने आती है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किए गए सिस्टम की है। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव के सार को समेटें तो उपराष्ट्रपति का पद एक ऐसा मास्टरपीस है जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ता है। बिल्कुल। एक तरफ वो इंसान रोज संसद का एक हाउस चला रहा है, डिबेट्स कंट्रोल कर रहा है, पूरी तरह से एक पार्लियामेंट्री ऑफिसर है। हाँ, और दूसरी तरफ वो एक साइलेंट गार्डियन या एक खामोश रक्षक की तरह हमेशा स्टैंड बाय पर रहता है, ताकि कोई भी नेशनल इमरजेंसी आए तो बिना एक पल की देरी के वो देश की सबसे बड़ी लीडरशिप अपने हाथ में ले सके। राइट। और हमने ये भी देखा कि कैसे इस अनोखी दोहरी भूमिका ने ही इनके इलेक्शन के तरीके को, इनकी सैलरी के सोर्स को और इन्हें हटाने के प्रोसेस को पूरी तरह से शेप किया है। और यही इन पॉलिटी नोट्स की सबसे बड़ी पावर है। इसमें दिए फैक्ट्स रैंडम नहीं है, एक बहुत ही लॉजिकल धागे से बंधे हैं। जब आप ये लॉजिक समझ लेते हैं ना, तो नोट्स के एंड में दिए गए MCQ या एग्जाम के मुश्किल सवाल सिर्फ रट्टा मारने का टेस्ट नहीं रह जाते, वो एक समझी हुई व्यवस्था का बहुत ही नेचुरल आंसर बन जाते हैं। ये बहुत ही काम की बात है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो एग्जाम में उसे अप्लाई करना कितना इजी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इन सारे आर्टिकल्स, संविधान के पन्नों और लॉजिक्स को इतना डीपली एनालाइज करने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सा सवाल आ रहा है। बताइए क्या सवाल है? एक ऐसा सवाल जो नोट्स में डायरेक्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन आज की पूरी चर्चा से ही पैदा होता है। देखिए, किसी भी अच्छे एनालिसिस का एंड रिजल्ट यही होना चाहिए कि वो हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर करें। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमने देखा कि इस इंसान का पूरा रोज का काम, इनकी सारी एक्चुअल पावर्स और यहाँ तक कि इनके बैंक अकाउंट में आने वाली सैलरी भी पूरी तरह से सिर्फ राज्यसभा के सभापति के रूप में तय होती है, तो क्या उपराष्ट्रपति की उपाधि वास्तव में सिर्फ एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक नाम है? ओह, ये तो काफी गहरा सवाल है। मतलब क्या ये सिर्फ एक ऐसा खाली टाइटल है जो किसी फ्यूचर की अनजानी इमरजेंसी के इंतजार में सेव करके रखा गया है?
अगर हम प्रैक्टिकली और टेक्निकली देखें तो क्या इस पद को उपराष्ट्रपति कहने के बजाय संसद के उच्च सदन का आपातकालीन प्रमुख कहना ज्यादा सटीक नहीं होगा? ये सोचने वाली बात तो जरूर है। और क्या नाम और काम के बीच का ये जो फासला है, ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा? शायद संविधान निर्माता भी यही चाहते थे कि ये फासला बना रहे ताकि बैलेंस बना रहे। हो सकता है। तो इसी दिलचस्प और गहरे विरोधाभास के साथ श्रोताओं के सोचने के लिए ये सवाल छोड़ते हुए हमारा आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।